हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए एक नया अध्याय। तो क्लास 9th के स्टूडेंट्स में आजकल हम करा रहे हैं कोर्स ए के कुछ वर्णात्मक प्रश्नों को, क्योंकि भाई आपके एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न रहते हैं वो जहां बहुविकल्पीय हैं वही वर्णात्मक, और ये वर्णात्मक प्रश्न आपकी दोनों ही बुक से आ रहे हैं। बात करें शतज और कृतिका दोनों से ही, तो अभी आजकल हम करा रहे हैं आपको शतज बुक के वर्णात्मक प्रश्न, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में, क्योंकि ये पिछले कुछ सालों से पूछे गए प्रश्न हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि सीबीएसई क्लास 9th के लिए भी सैंपल पेपर इशू करता है, तो ये कुछ वैसे ही प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए इनको ध्यान से देखते हैं। आज हमारे पास में जो अध्याय है वो है गद्य खंड का अध्याय प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के फटे जूते जो अध्याय है ये हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित है। ठीक है, हम सभी ने देखा है कि उन्होंने प्रेमचंद जी की एक फोटो उनकी पत्नी के साथ देखी, जिसमें उनका ध्यान प्रेमचंद के जूते पर अटक गया, जहां पर वो जूता फटा था और उनका अंगूठा उस जूते से बाहर आ रहा। तो इसी पर उन्होंने पूरा एक लेख लिख दिया। ठीक है, तो इसे व्यंग्य लेख कह सकते हैं। एक व्यक्ति चित्र यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का खींचने की कोशिश करी है। तो चलिए, और साथ में व्यंग्यात्मक तो है ही, उन लोगों पर जो कि आडंबर वाला जीवन जीते हैं, दिखावटी जीवन जीते हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा ये एक व्यंग है। ठीक है, तो चलिए शुरू करें क्वेश्चंस। तो यहाँ पर करीबन 15 प्रश्न आपके लिए लेकर आई हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद की दशा का वर्णन करते करते अपने बारे में भी कुछ कहकर लेखकों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। प्रेमचंद और लेखक परसाई में आपको क्या क्या समानता और विषमता दिखाई देती है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने बताया, खुद परसाई जी ने अपने बारे में भी बता दिया। क्या कह रहे हैं कि भाई हम सभी लेखकों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं। ठीक है, जहां प्रेमचंद जी को दिखावे से कोई मतलब नहीं, वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आना पसंद करते हैं, मगर परसाई जी को जो है वो दिखावे पर मर मिटे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पर बताया। चलिए देखिए, लेखक परसाई द्वारा लिखित प्रेमचंद के फटे जूते में प्रेमचंद जैसे महान साहित्यकार, जैसे युग प्रवर्तक, महान कथाकार, उपन्यास सम्राट आदि के रूप में जाना जाता है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। यानी कि उन्होंने इतने फेमस थे लेकिन उनको आर्थिक रूप से जो है वो बहुत परेशान थे, उनके पास पैसे उतने नहीं थे। ये उनकी फोटो देखकर पता चलता है। उनकी फटे जूते से उंगली बाहर निकल आई थी। कुछ ऐसी समान स्थिति लेखक परसाई के जूते की भी थी, यानी कि उनका जूता भी फटा था लेकिन सामने से नहीं, तले से फटा था। यानी कि जूते का फटा होना जो है वो लेखकों की आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है कि उन लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती थी। उनके जूते का अंगूठे के नीचे का तला फटा था, जिससे अंगूठा जमीन में रगड़कर घायल हो जाता था। इस स्थिति में उनके जूते का तला निकलकर उनके पूरे पंजे को घायल कर देता था। प्रेमचंद और लेखक में अंतर यह है कि इस हाल में जहां प्रेमचंद मुस्कुराते हुए फोटो खिंचा रहे हैं, लेखक ऐसा कभी न कर, क्योंकि लेखक अपनी इस स्थिति, अगर उनके पास ऐसा होता कि जहां पर उनकी ये गरीबी दिख रही होती तो उनके लिए स्थिति बहुत ही जो है शर्मिंदा वाली। अगला प्रश्न है, लेखक ने प्रेमचंद को जनता के लेखक कहकर उनकी किस विशेषता को बताया है? लेखक जो है हमारे, जो प्रेमचंद जी हैं, वो हमेशा लोगों की समस्याओं को उजागर करते थे कहानियों के माध्यम से। अब लोगों की समस्या उजागर करने के कारण लोग उनकी कहानियों से अपने आप को कनेक्ट कर पाते थे, इसीलिए वो इतने बड़े साहित्यकार बने, इतने बड़े कथाकार बने, है ना। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद अपने युग के महान कथाकार उपन्यासकार थे। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने पर भी उन्होंने खुद गरीबी एवं दुख को अत्यंत निकट से देखा था। इसके अलावा प्रेमचंद पराधीन भारत में भारतीय किसानों और मजदूर के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखा था। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। अब इनकी कहानियों में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम आपको इनडायरेक्टली ही बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करता हुआ दिखेगा। वे समाज में व्याप्त रूढ़ियों, कुरीतियों और धार्मिक बुराइयों में फंसे लोगों को देख रहे थे। इन्हीं बातों को उन्होंने अपनी कृतियों का विषय बनाया।
पूस की रात, हल्कू की समस्या, गोदान में होरी की दुर्दशा, मंत्र में डॉक्टर चड्ढा की खेल प्रियता और सुजान भगत के बेटे की मृत्यु आदि का सजीव चित्रण करके जन सामान्य के दुख को मुखरित किया। वो जो आम जनता होती थी उसके दुखों को समझते थे और सबके सामने उजागर करते थे, इसीलिए वो जनता के लेखक कहलाए। लेखक ने जनता का लेखक कहकर जनसाधारण के प्रति उनके लगाव को बताना चाहा कि वो लोगों से जो है बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते थे। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो उनकी समस्याओं को जानते और समझते थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे झूठे पाठ के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा एवं उनकी स्वाभाविक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो उनकी वेशभूषा क्या थी? उन्होंने कुर्ता पहना था, धोती पहनी थी, एक कनपटी टोपी लगा रखी थी, साथ ही साथ जूता पहना था जो बाएं पैर का फटा हुआ था। जूते के तस्बे भी जो है बेतरतीब बंद थे, है ना। तो देखिए क्या है, प्रेमचंद के जूते पाठ से पता चलता है कि उच्च कोटि के साहित्यकार होने के बाद भी प्रेमचंद साधारण सा जीवन बिता रहे थे, बहुत साधारण सा। वे मोटे कपड़े का कुर्ता, धोती और टोपी पहने थे। उनके जूतों के बंद बेतरतीब बंधे रहते थे। इसके बाद भी प्रेमचंद को दिखावे एवं आडंबर से परहेज था। मतलब वो दिखावा नहीं करते, वो जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने आना ज्यादा पसंद करते थे। वे जिस हाल में थे उसी में खुश थे और उसी रूप में दिखने में उन्हें कोई शर्म नहीं आती थी। वे अपनी कमियों और कमजोरियों को छिपाना नहीं जानते थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। वो आडंबर रहित जीवन जीते थे, तो जो हैं वही सबके सामने दिखते ही थे। प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने सदियों से परत दर परत कहकर किस ओर इशारा किया है? समाज में पहली रूढ़िवादी परंपराओं का, जो समय रहते बदल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बदली, और वो परत दर परत जो है इकट्ठा रही और अब जो है वो तोड़ देने के लिए ही सही होती है ना। देखिए क्या है, लेखक ने सदियों से जमी परत दर परत कहकर समाज में फैली उन कुरीतियों, रूढ़ियों और बुराइयों की ओर संकेत किया है जो समाज में पुराने समय से चली आ रही और लोग बिना सोचे समझे उसे अपनाए हुए। इनकी जड़ें समाज में इतनी गहराई से जम चुकी हैं कि ये सरलता से दूर नहीं की जा सकती। यानी कि इनको हटाना जरूरी है क्योंकि ये समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन अब ये इतनी पुरानी है, यानी कि अब देखिए समाज में जो रूढ़ियां और परंपराएं हैं वो लोगों ने इस तरीके से अपना ली हैं कि अब लोगों से उनको अलग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी जरूर है क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान पहुंचा रही है और हमारे जीवन को। प्रश्न संख्या 5 है, यदि अन्य लोगों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो क्या करते? वो भी जूता किसी से मांग कर पहन लेते, है ना। यदि औरों की तरह प्रेमचंद भी फोटो का महत्व समझते तो वह इस तरह के अत्यंत साधारण कपड़े और फटा जूता पहनकर फोटो ना खिंचाते। वे भी दूसरों की तरह फोटो खिंचाने के लिए औरों से कपड़े और जूते उधार मांग लेते, जैसे सभी लोग मांगते हैं फोटो खिंचाने के लिए, तो इसी तरीके से वो भी मांग लेते। प्रश्न संख्या 6, प्रेमचंद ऐसी वेशभूषा में फोटो खिंचाने को क्यों तैयार हो गए होंगे? पाठ के आधार पर बताइए। तो पाठ में परसाई जी ने एक अजम्पशन लगाया है, वो है कि भाई पत्नी ने जोर दिया होगा कि चलो फोटो खिंचाओ, इसीलिए वो जिस वेशभूषा में थे उसी में उन्होंने फोटो खिंचा ली। देखिए क्या है, प्रेमचंद मोटे कपड़े का कुर्ता, धोती और टोपी पहने फोटो खिंचाने को इसलिए तैयार हुए होंगे, शायद उनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा कि वाइफ ने कहा होगा कि नहीं भाई फोटो खिंचाओ, जिसे वे टाल ना पाए होंगे और अच्छा चल भाई कहकर पत्नी के साथ फोटो खिंचाने बैठ गए। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक द्वारा कुंभन दास का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया है? उन्होंने दिया है जूता घिसने के संदर्भ में। कुंभन दास डेली आगरा से फतेहपुर सीकरी का चक्कर लगाते थे। उनका जूता घिसा भी तो कहां से घिसा? तले से। लेकिन प्रेमचंद का जूता कहां से फटा? अंगूठे से। इस बात का उदाहरण देने के लिए उन्होंने कुंभन दास का वक्तव्य लिया था। लेखक का मानना है कि चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने कुंभन दास का उदाहरण दिया। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आते जाते घिस गया था। क्या हुआ था? आते जाते घिसा था। तो ये चीज उन्होंने बताया ना कि भाई तुम्हारा जूता फटा है तो तुम शायद तकादे वालों से बचने के लिए बहुत लंबा चक्कर लगाकर घर जाते होगे, लेकिन अगर लंबा चक्कर लगाते होगे तो जूता तले से घिसना चाहिए,
लेकिन तुम्हारा तो अंगूठे से फटा है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने कुंभन दास का उदाहरण दिया, क्योंकि कुंभन दास भी डेली आगरा से फतेहपुर सीकरी का चक्कर लगाते थे, मगर उनका जूता भी घिसा कहाँ, तले से घिसा। प्रेमचंद का जूता फटने के प्रति लेखक ने क्या क्या आशंका प्रकट की है कि भाई तुम्हारा जूता कैसे फटा। ठीक है, देखिए क्या है। प्रेमचंद का जूता फटने के लिए लेखक ने 2 आशंकाएं प्रकट की। पहला, बनिए के तकादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर प्रतिदिन घर पहुंचते होगे, कि भाई जिसके यहाँ से हम लोग राशा पानी लेते हैं ना, उसे बनिया कहते हैं। अब वो तुमसे पैसा लेना आया होगा, अब तुम उससे बचना चाहते थे तो तुम घर का लंबा चक्कर लगा के जाते थे, इसलिए तुम्हारा जूता फटा। दूसरा उन्होंने बताया, सदियों से परत दर परत जमी किसी चीज को ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई एक टीला होगा जो परत दर परत एक होगा, तुम उससे बच के निकलने के बजाय उसे ठोकर मारकर निकलते होगे, इसलिए तुम्हारा जूता सामने से फटा। तो ये बात को उन्होंने द्विअर्थी में कहा है। क्यों? क्योंकि जूता फटा तो यानी कि तुमने किसी को टक्कर मारा। अब यहाँ पर टीले का उदाहरण है जीवन में आने वाली मुश्किलों और परेशानियों का। इससे तुम कभी बच के नहीं भागते थे, इससे तुम लड़ते थे। ये बात उन्होंने बताने की प्रयत्न किया है। प्रश्न संख्या 9, लेखक अपने जूते को अच्छा नहीं मानता, वह अच्छा दिखता है, क्यों? अब वो अच्छा दिखता है लेकिन मानता नहीं, क्यों? क्योंकि उनका जूता सामने से तो सही सलामत है, लेकिन वो भी फटा हुआ है, तले से फटा है, क्योंकि जब वो चलते हैं तो उन्हें दर्द होता है, क्योंकि पैर में तकलीफ, पैर उनका घिसता है, फिर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद के जूते में क्या खासियत है, उनका जूता फटा है, सामने से देखने में बुरा लगता है, लेकिन इससे उनको चोट नहीं लगती। देखिए क्या, लेखक का जूता ऊपर से अच्छा दिखता है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। उसका अंगूठा जमीन से रगड़ खाता है और पैनी मिट्टी में रगड़ कर लहूलुहान हो जाता है। ऐसे में एक दिन पंजा ही छिल जाएगा, इसीलिए वह अपने जूते को अच्छा नहीं मानते। ठीक, जूता हमेशा कीमती रहा है, ऐसा कहकर लेखक ने समाज की किस विसंगति पर प्रकाश डाला है? जूता हमेशा कीमती रहा है, किनके लिए? जो चापलूस रहते हैं, यानी कि ताकतवर लोग हमेशा समाज पर राज करते हैं, ये चीज बताई गई। जूता धन और बल का प्रतीक है। जूता समाज में सदा से ही आदर पाता आया है, यानी कि जो धनी लोग होते हैं उन्हें समाज जो है हमेशा सम्मान देता है। अर्थात गुणवान व्यक्तियों को भी ये धनवानों के सामने कमतर आंका जाता है, इसीलिए टोपी सस्ती बताई गई। टोपी कौन है? जो गुणवान लोग। जूते के आगे उन गुणवान लोगों को भी झुकना पड़ता है, यानी कि जो धनवान और ताकतवर होते हैं उनके सामने जो गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, जो स्वभाव से अच्छे होते हैं, उन्हें झुकना पड़ता है। धनवानों ने ज्ञानी व्यक्तियों को भी झुकने पर विवश किया है, यह समाज की सबसे बड़ी विसंगति है। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, लेखिका ने ये किस संदर्भ में कहा है? लेखिका नहीं, लेखक ने किस संदर्भ में कहा? अभी किस संदर्भ में कह रहे हैं कि भाई इतने बड़े साहित्यकार, उपन्यास सम्राट होते हुए भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है ना। तो देखिए क्या है, लेखक ने देखा कि युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट जैसे भारी भरकम विशेषणों से विभूषित साहित्यकार के पास फोटो खिंचाने के लिए भी अच्छे जूते नहीं होने बड़ी ट्रेजेडी। यानी कि उस जूते के माध्यम से ये पता चलता है कि उस समय साहित्यकारों की स्थिति बहुत दयनीय थी, उनको आर्थिक रूप से इतना मुनाफा नहीं होता था। अगर होता तो उनका जूता फटा नहीं होता, वो नया जूता ले लेते, है कि नहीं। उसने महान साहित्यकार की अभावग्रस्तता के संदर्भ में ऐसा कहा है, यानी कि उनके पास चीजें इतनी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी जरूरत की चीजें भी खरीद पाए। प्रश्न संख्या 12 है, प्रेमचंद के चेहरे पर कैसी मुस्कान थी और क्यों? उनके चेहरे पर मुस्कान है व्यंग भरी। व्यंग भरी मुस्कान उन लोगों के लिए जो दिखावे पर मिटते हैं, ऐसे लोगों। प्रेमचंद के चेहरे पर अधूरी मुस्कान थी। इसका कारण यह था कि प्रेमचंद महान साहित्यकार होकर भी अभावग्रस्त जिंदगी जी रहे थे। अभावों से उनकी मुस्कान खो सी गई थी। फोटोग्राफर के कहने पर भी वह ठीक से जल्दी से मुस्कुरा ना पाए होंगे और मुस्कुराकर अधूरी रह गई होगी। तो यहाँ पर जो चीजें मैंने बताई वो इसके पीछे का आश्रय है। वो अधूरी मुस्कान जो उनके चेहरे पे आई, उसका रीजन था फोटोग्राफर का कहना कि भाई आप मुस्कुरा दीजिए। लेकिन इसके पीछे भी परसाई जी क्या आश्रय ढूंढ लेते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये मुस्कान है,
तुम्हारा जूता फटा है, तुम्हें इस चीज की चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे ये चेहरे की मुस्कान उन लोगों पर व्यंग करती है जो दिखावे भरी जीवन जीते हैं, है ना। तो इसमें आप आश्चर्य करके लिख सकते हो। हाँ, प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को ढकने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें सादगीपूर्ण जीवन पसंद है, वो जैसे हैं वैसे ही दिखाना चाहते हैं, आडंबरपूर्ण नहीं। प्रेमचंद दिखावा एवं आडंबर से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, उन्हें सादगीपूर्ण जीवन पसंद था, वे जैसा वास्तव में थे वैसा ही दिखाना चाहते थे। इसीलिए प्रेमचंद ने अपने फटे जूते को छिपाने का प्रयास नहीं किया, मतलब वो जैसे हैं वैसा। प्रश्न संख्या 14 है, फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी के आधार पर प्रेमचंद की वेशभूषा के बारे में लिखिए। अब उनके पहनने की पोशाक कैसी थी? मोटा कुर्ता, धोती, फटा जूता। तो उन्हें ये टेंशन थी कि हमारे लेखक को कि अगर इनका फोटो खिंचाने का यही पोशाक है तो ऐसे पहनने की, नॉर्मल पहनने की कैसी होगी? तब वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी फोटो खिंचाने की और तुम्हारे रोज पहनने की पोशाक में कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम आडंबर नहीं करते, तुम दिखावा नहीं करते हो, तुम जैसे हो वैसे ही दिखते हो। प्रेमचंद ने मोटे कपड़े का कुर्ता धोती पहन रखा था, उनके सिर पर वैसे ही टोपी थी, उनके जूते फटे, उंगली दिख रही थी। ऐसा ही अत्यंत साधारण वेशभूषा में उन्होंने फोटो खिंचा ली थी। तो अब यहाँ पर ये था कि यहाँ पर बोला गया है कि भाई पहनने की पोशाक कैसी होगी, तो बाद में लेखक ये कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पहनने की और फोटो खिंचाने की पोशाक एक ही रही, क्योंकि तुम दिखावा रहित जीवन जीना पसंद करते हो, सादगीपूर्ण। ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, लेखक की दृष्टि प्रेमचंद के जूते पर क्यों टिक गई? क्या कारण है कि प्रेमचंद के जूते पर टिकी? क्योंकि उनका जूता फटा था और उसमें से अंगूठा बाहर दिख रहा था। लेखक ने देखा कि प्रेमचंद ने जिस जूते को पहनकर फोटो खिंचाया है उसमें बड़ा सा छेद हो गया, इसमें से प्रेमचंद की अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद ने इस फटे जूते को ढकने का प्रयास भी नहीं किया, इसीलिए हमारे लेखक का नजर वहां पर टिकी और इसीलिए उन्होंने ये पूरा लेख लिख दिया जो हमने पढ़ा। ठीक है। तो ये था प्रेमचंद जी के जूते जो फटे हुए थे, जिसको लेकर परसाई जी के ने इतनी सारी चीजों का अंदाजा लगा दिया। चलिए, तो कुछ ऐसा ही हम पढ़ेंगे अपने अगले अध्याय में, और वो है मेरे बचपन के। तो बहुत ध्यान से रखिएगा देखकर, मिलेंगे अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।